हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा क्लासेस। आज हम लोग राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि 52 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक भारत में पद होगा। मैं कल सब कुछ आपको बता दिया था। आज हम इनके पावर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 मतलब आर्टिकल 72 के तहत ये क्षमा की शक्ति इनको दे दी गई है। अनुच्छेद 72 के तहत यह क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं। गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री से ये सलाह लेते हैं कि ये क्षमा करना चाहिए नहीं। ये पहले किससे सलाह लेंगे? गृह मंत्रालय से सलाह लेंगे। यह 5 प्रकार के सजा को माफ करते हैं। कितने सजा को? 5 टाइप के सजा को ये माफ कर सकते हैं। पहला है क्षमा यानी पार्डन। क्षमा है सजा को पूरी तरह माफ कर देते हैं। इसमें कोई भी सजा को वो पूरी तरह जब माफ कर दे तो उस पे क्या कहलाता है? वो पार्डन कहलाता है यानी क्षमा कहलाता है। दूसरा है लघुकरण यानी कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में कहा गया है कि सजा की प्रकृति को बदलते हैं, समय को नहीं। सजा की प्रकृति को बदल देते हैं, समय को नहीं बदलते। अगर मान लीजिए किसी को 10 साल की कठोर सजा है तो वो समय नहीं बदलेंगे, 10 साल ही रहेगा। उसको कठोर को क्या कर देंगे? सरल बना देंगे। ये करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रतिहार यानी रिमिशन। प्रतिहार में समय घटाते हैं किंतु सजा की प्रकृति नहीं घटाते। समय को घटा देते हैं, प्रकृति नहीं घटाते। अगर मान लीजिए कि 10 साल कठोर सजा है तो वो 10 साल कठोर को 5 साल कठोर कर देंगे, लेकिन समय घटा देते हैं। इसमें समय नहीं घटाते। देखिए लघुकरण जो था कम्यूटेशन, इसमें आपका समय को नहीं घटाते थे, इसकी प्रकृति को घटा देते थे। अगर 10 साल अगर मजबूती सजा दिया गया है तो उसको नॉर्मल बना करके वो 10 साल तो रहेगा ही, लेकिन नॉर्मल काम आप करेंगे। प्रकृति को ये क्या करते थे? घटा देते थे। लेकिन प्रतिहार में ये क्या करते हैं? समय को घटाते हैं किंतु सजा की प्रकृति को नहीं घटाते हैं। अगर मान लीजिए कि 10 साल आपको अगर मतलब कठोर कारावास है तो उसको क्या कर देंगे कि 5 साल कर देंगे, लेकिन कठोर ही रहेगा वो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विराम, रेस्पाइट। विराम में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। अगर विशेष परिस्थिति कुछ हो जाती है तो उसमें सजा को कम कर सकते हैं राष्ट्रपति। जैसे मान लीजिए शारीरिक अपंगता, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई महिला गर्भवती है तो उसको वो फिर विराम लगा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। ठीक है। इसके बाद है प्रतिलंबन, रिप्राइव। बोला यह गया है कि राष्ट्रपति फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी को फांसी की सजा देनी है और राष्ट्रपति अभी हमारे भारत से कहीं और गए हैं, किसी दौरा पे गए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो उसे फांसी दे दी जाएगी। तो इसलिए ये कहा गया है कि जब तक राष्ट्रपति इस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? रोक लगा देते हैं कि जब मैं बाहर से आऊं या कहीं से आऊं तभी आप इसको फांसी दे सकते हैं। इस पर रोक लगा के वो चले जाते हैं। तो रोक लगाने किस में होता है? प्रतिलंबन में होता है। इसके बाद फिर राष्ट्रपति सिविल कोड तथा सेना की कोड दोनों की सजा को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है हमारे सिविल कोड की सजा तो माफ करते ही हैं, किसी को फांसी की सजा हो गई माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के तहत। लेकिन ये सेना की कोर्ट की सजा को भी माफ करते हैं। सेना के कोर्ट की अलग ही मतलब सजा होती है, उसको भी वो माफ कर सकते हैं। देखिए राज्यपाल के पास भी सजा माफ करने की शक्ति है कुछ, लेकिन मतलब माफ कर सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं, बाकी किन्हीं के पास पावर नहीं दिया गया है। तो आपने न्यायिक शक्ति को जाना कि कैसे कैसे ये सजा को माफ कर सकते हैं। 5 प्रकार के हमने सजाओं को बताया कि कैसे कैसे वो माफ कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि कौन कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो चलिए जानते हैं एक और शक्ति राष्ट्रपति के पास दिया गया है, सैन्य शक्ति। ये राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रधान होते हैं यानी प्रमुख होते हैं। जैसे थल सेना, वायु सेना, जल सेना, मतलब एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये तीनों सेना के प्रधान होते हैं। ये किसी भी देश से युद्ध को स्टार्ट और विराम कर सकते हैं, ये इनके पास पावर दिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी अगर लगता है तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ये राष्ट्रपति जी जो हैं वो लागू कर सकते हैं आपात को, इमरजेंसी को। पहला राष्ट्रीय आपात, देखिए पहला होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राजकीय आपात और तीसरा है वित्तीय आपात। नेशनल इमरजेंसी होता है ये। इसके बाद होता है फिर स्टेट इमरजेंसी और फिर ये फाइनेंस इमरजेंसी। मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत इसे लगाया जाता है। राजकीय आपात अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात को एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। ये किसके सिफारिश पर लाया जाता है? मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति लागू कर देते हैं।
ठीक है, तो चलिए एक एक करके राष्ट्रीय आपात को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात क्यों लगाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कभी किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाते हैं तब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, या किसी कोई संकट आ जाता है तब ये राष्ट्रीय आपात को लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपात कब लगते हैं? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगा देते हैं। 30 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन करना आवश्यक होता है। देखिए, लोकसभा तो निम्न सदन है, ये भंग हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है ये भंग नहीं होते हैं, इसलिए उसे उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा तो दे देंगे अनुमोदन, लेकिन लोकसभा के लिए कहा गया है कि ये 30 दिन के अंदर उनको दे देना होता है। जब कोई सत्र, जैसे सत्र तो हमेशा चलता नहीं है, तो जब सत्र चलता है तो लोकसभा जब बैठेंगे तो फिर उसमें क्या कर दिया जाएगा? अनुमोदन दे दिया जाता है। अनुमोदन मिलने के बाद ये 6 महीने तक लागू कर दिया जाता है। इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर मान लीजिए अनुमोदन दे दिए कि लगना चाहिए राष्ट्रीय आपात, तो क्या हो जाता है? फिर 6 महीने तक लग जाता है और उसके बाद उसे अनंत काल तक बढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि मान लीजिए कि अगर 2 ही महीना अगर युद्ध चला या कोई संकट आया, 2 ही महीने के लिए आया, तो क्या 6 महीने तक लगा रहेगा? तो नहीं, वो वापस ले लिया जाता है। अगर 2 महीने में हो गया ठीक, तो फिर ले लिया जाता है वापस, तो कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 6 महीने तक बढ़ाया जाता है और अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात अगर लग जाता है ना, नेशनल इमरजेंसी अगर लग जाती है, तो फिर क्या क्या इस पे प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं जो आप पढ़ेंगे, मूल अधिकार, वो मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। जो आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, बस जाने की स्वतंत्रता है ना, बहुत सारी स्वतंत्रता हमारी दी गई है। तो सभी स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया जाता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है। आप घूम नहीं सकते हैं। आपको राष्ट्रीय आपात जब लग जाता है तो फिर आपको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार ये जो बताया गया था ऊपर में, इसमें आर्टिकल 19 की बात सिर्फ किया गया था कि हमारा जो आर्टिकल 19 है, जिसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। तो ये आकर के रीढ़ तोड़ देता है। अनुच्छेद 19 को पूरा हटा दिया जाता है। आपको बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, घूमने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। और ये 359 कहता है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि कोई एक गलती करे तो एक ही सजा दीजिए, कानून के हिसाब से इसे सजा देना है। ये नहीं कि आप राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ना, मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, कोई चोरी कर लिया तो उसको फांसी दे दीजिए, ऐसा नहीं है। मतलब उसके नियम के अनुसार ही आपको सजा देना है। तो अनुच्छेद 20 में ये कहता है। और अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण की स्वतंत्रता है, इसलिए सरकार हमारी प्राणों की रक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद इसको छोड़कर, इस दोनों आर्टिकल को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है। देखिए, जैसे आर्टिकल 26 में लिखा गया है कि आप ग्रुप में पूजा पाठ, हवन, नमाज कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपात लग गया तो बहुत सारे फौजियों का गाड़ी जाएगा, तो बीच में अगर आप कोई मान लीजिए कि कोई पंडित जी हैं, कोई मतलब मुस्लिम के हैं, तो वो अगर नमाज पढ़ने लगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि आप इसको छोड़ करके बाकी सभी को भी ये क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। कोई आर्टिकल नहीं, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं आपको दिया जाएगा। पहले देश को बचाना है, तब कुछ आगे होगा। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 359 कहता है। फिर नेक्स्ट कहता है कि राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। राज्य सरकार की शक्ति को छीन ली जाती है, वो शक्ति विहीन हो जाती है। इसके बाद फिर बोला गया है कि संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकते हैं। देखिए, एक्चुअली संसद जो है वो राज्य सरकार के कानून में नहीं विषय, मतलब कानून नहीं बना सकती है। कुछ ऐसे विषय हैं जो सिर्फ राज्य सरकार ही उस पर बनाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो राष्ट्रीय आपात है, तो जब ये राज्य सूची में भी ये क्या कर सकती है? कानून को संसद बना सकती है, लेकिन वो कानून का वैल्यू सिर्फ 1 साल के लिए ही रहेगा। इतना गजब का संविधान लिखा गया है कि अगर राज्य सूची में संसद कानून बना देती है तो उसका जो मान्यता रहेगा सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा, और 1 साल के बाद वो हट जाता है। इसके बाद 3 बार अभी तक आपात लग चुका है। 3 बार आपात लग गए हैं। जैसे पहला लगा था 1962, 1962 में चीन युद्ध हो गया था। चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था 1962 में, तब ये आपात को लगाया गया था। दूसरा था 1971 में बांग्लादेश संकट। बांग्लादेश से जब संकट हुआ था तो बांग्लादेश संकट में इसे लगा दिया गया था। फिर 1975 में आंतरिक अशांति के कारण
राष्ट्रपति शासन को लगा दिया गया था। तो आपने यहां तक समझा कि 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है 1962 में, 1962 में, फिर 1971 में और 1975 में। तो आपने राष्ट्रीय आपात के बारे में जाना कि कैसे लगता है, क्या लगता है। अब हम चलते हैं राजकीय आपात, स्टेट इमरजेंसी के बारे में। तो चलिए जानते हैं राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। इसे ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अनुच्छेद 356, जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए, जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है तो राजकीय या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 355 तथा अनुच्छेद 365 का उल्लंघन कोई करता है अगर राज्य, तो उसमें भी राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात लगा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि जो सरकार के पास बहुमत है वही सरकार शासन करेगी, और 365 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी राज्य अगर केंद्र की बात नहीं मानता है, सेंट्रल की बात नहीं मानता है, तो उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि 60 दिनों के अंदर लोकसभा राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन मिलना चाहिए 60 दिनों के अंदर। लेकिन आपको याद होगा तो राष्ट्रीय आपात में ये 30 दिन था, 30 दिनों के अंदर करना होता था, लेकिन राजकीय में आराम से आप करिए, 60 दिन आपको मिला है लोकसभा या राज्यसभा। तो मैंने बताया था कि राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, ये तो दे देते हैं, अनुमोदन कर देते हैं, लेकिन जो नई लोकसभा बनेगी उनको 30 दिनों का समय दिया जाता है कि आप 30 दिनों के अंदर क्या करिए, अनुमोदन करिए। फिर इसके बाद जब ये दोनों कर देते हैं, अगर दोनों तरफ से बोला जाएगा कि हाँ ठीक है राज्य में आप लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन, तो ये 6 माह तक लागू रहेगा, और 6 माह कर करके इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद फिर है कि पहली बार जो है 1952 में लगाया गया था पंजाब में। पंजाब का पहले जो नाम था वो पेप्सू था, पेप्सू में ये लगाया गया था 1952 में ये लगा था, है ना। बहुत सारे राज्यों में लगा है ये राष्ट्रपति शासन, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 1952 में पंजाब या पेप्सू में लगाया गया था। देखिए राजकीय आपात का प्रभाव क्या होता है। अगर राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो इसका प्रभाव क्या है कि राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है, यानी गवर्नर के हाथ में चली जाती है, राज्यपाल के पास ये सारी शक्तियां चली जाती है। मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं होता, वो शक्ति विहीन हो जाते हैं। और नेक्स्ट है कि राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होता है, राज्य का जो बजट है वो संसद में प्रस्तुत होने लगता है। जब राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो मुख्यमंत्री का कोई पावर नहीं होता, सब छीन लिए जाते हैं, सभी पावर कहां चले जाते हैं, राज्यपाल के हाथ में चले जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट का कार्य प्रभावित नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति शासन लगा भी है तो जो हाई कोर्ट है उसमें कोई काम में प्रभावित नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, इसमें काम जैसा था वैसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने राजकीय आपात भी जान लिया कि क्या होता है। अब हम वित्तीय आपात के बारे में जानते हैं कि वित्तीय आपात को कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। इसमें कहा गया है कि यूएसए के संविधान से इसे लाया गया है। वित्तीय आपात कहां से लाया गया, यूएसए के संविधान से लाया गया है। देश की वित्तीय स्थिति काफी खराब होने पर इसे लाया जाता है। जब देश की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तब इसे वित्तीय आपात को लाया जाता है। मंत्रिमंडल के सलाह पर लाया जाता है, जितने भी आपात हैं सभी को मंत्रिमंडल के सहायता पर लाया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 60 दिनों के अंदर लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन होना चाहिए, इसमें भी आपको 60 दिन दिया गया है। देखिए लोकसभा तो भंग होते हैं लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होते हैं, उच्च सदन है ये, मैंने आपको बताया था। और लोकसभा अगर भंग है तो नई जो लोकसभा है उनको 30 दिनों का समय दिया जाता है कि आप 30 दिनों के अंदर आप फिर इसको अनुमोदित करिए। अगर जब ये दोनों बोल देते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा बोल दे कि यहाँ पे वित्तीय आपात लगनी चाहिए, तो ये एक बार लग जाने पर संसद नहीं हटाती है तब तक वो नहीं हटता है। अगर एक बार वो लग गया और जब तक संसद नहीं हटाएगी तब तक ये वित्तीय आपात नहीं हटता है। नेक्स्ट है कि यह अभी तक लागू नहीं हुआ है, यह अभी तक लागू नहीं हुआ है, हमारे भारत में अभी तक लागू किया ही नहीं गया है। राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर, राष्ट्रपति जी के वेतन को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी का वेतन काट लिया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन को इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो कल बताए भी थे कि सर्वोच्च पद होते हैं ये, ठीक है ना, तो प्रमुख होते हैं। इनके वेतन पे इनको छोड़कर, इनके वेतन को छोड़कर सभी कर्मचारी का वेतन काट लिया जाता है। टैक्स बढ़ा दिया जाता है, टैक्स को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो आपने इतना समझा कि वित्तीय आपात में क्या क्या होती हैं। अब एक और है जो राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो
तो चलिए जानते हैं राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति को। तो इसमें लिखा हुआ है, इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है। राष्ट्रपति अपने इच्छानुसार करते हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब लोकसभा के त्रिशंकु होने पर। देखिए त्रिशंकु क्या होता है? लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा में किन्हीं को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने मन से किसी को एक पीएम चुन देंगे और उनको बोलेंगे कि 30 दिनों के अंदर आप क्या करिए कि आप वोट लाकर दिखाइए, मतलब आप बहुमत लाकर दिखाइए। और अगर वो बहुमत लाकर दिखा देते हैं 30 दिनों के अंदर तो वो पीएम बन जाएंगे। अगर नहीं दिखाएं तो फिर से चुनाव किया जाएगा। तो इनका एक पावर है राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। इनके पास ये पावर दिया गया है कि किन्हीं को भी वो चुन लेंगे और उनको बोलेंगे कि आप 30 दिनों के अंदर उसे बहुमत को प्रूव कर दीजिए और उसके बाद आप पीएम बन सकते हैं। तो ये इनके पास पावर है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति के वीटो की शक्तियां। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।